MGS वाला चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस बार हम इस वीडियो में लेकर आए हैं कि त्रिभाषा सूत्र क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी शिक्षा के क्षेत्र में, त्रिभाषा सूत्र नियम क्यों लागू हुआ और मूल रूप से इसके कारण क्या क्या थे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता और कारण। सर्वप्रथम हम अगर शिक्षा का मूलभूत अर्थ समझते हैं तो ज़्यादातर हमें यह समझ में आता है कि जो शुरुआती ज्ञान होता है वो भाषा से होती है। तो शिक्षा का पहला अर्थ भाषा ज्ञान है। यह सरल, सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। भाषा ज्ञान की प्राप्ति के क्रम में व्यक्ति सर्वप्रथम अपनी मातृभाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। औपचारिक शिक्षा में वर्णमाला, ज्ञानचर्या, पाठ्यक्रम का श्री गणेश होता है। जैसे कि हम किसी बच्चे को शुरुआत में जैसे प्राइमरी शिक्षा की बात करते हैं तो उसमें हम सर्वप्रथम बच्चे को भाषा का ही ज्ञान सिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पाठ्यक्रम और संज्ञानात्मक ज्ञान की ओर पढ़ते हैं। क्योंकि भारत एक बहुभाषिक देश है तो यहाँ पे भाषा की जो विविधता है, विविधता का अर्थ यह है कि यहाँ पे हमारे देश में कई प्रकार की भाषाएं उपलब्ध हैं। तो जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भारतीय भाषा को 5 भागों में बांटा है, जो हर किसी देश या विश्व के अन्य देशों से इस भाषा को अलग करती है। तो ये भारतीय जो भाषा परिवार है इसको हम लोग इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतो बर्मन और अंडमानी भाषा, ये मूलभूत समूह कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं। त्रिभाषा सूत्र का विकास जब हुआ और कैसे यह भूमिका में आई, इसको हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। तो सर्वप्रथम ये होता है कि जैसे हिंदी राजभाषा बनी, उसके बाद अंग्रेजी उसकी सहायक भाषा बनती है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में जो धाराएं बनी 343, उसमें यह कहा गया है कि देवनागरी लिपि हिंदी केंद्र की राजभाषा होगी। और धारा 351 में हिंदी भाषा के वृद्धि और विकास और समृद्धि को केंद्र का कर्तव्य माना। यह देखा गया कि 343 से 351 तक के जितने भी प्रावधान थे धाराओं में, यह राजभाषा से संबंधित थे, ठीक। उसके बाद और यह भी प्रावधान हुआ कि हर 15 वर्ष में जो राजकीय कार्य होंगे या संवैधानिक कार्य होंगे उसमें एक आयोग गठित होगा। उसके बाद भाषा की विवेचना होगी। अगर मूल रूप से भाषा में एकरूपता पाई जाती है तो हिंदी पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा घोषित हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 15 वर्षों तक केंद्र के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा। यह अंग्रेजी को सहायक भाषा रखा जाएगा। यह इसलिए किया गया क्योंकि भारत के अन्य प्रांत में जो अहिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ पे उनको अंग्रेजी भाषा में अध्ययन करने में सहायता मिलती थी और वह भाषा का प्रचलित रूप था, हिंदी का ज़्यादातर विस्तार नहीं था। तो संविधान की धारा 244 के अनुसार भारत द्वारा भाषा आयोग की स्थापित अधिकार के तहत राजभाषा आयोग गठन जो 1956 में परामर्श दिया। उपयुक्त शब्दावली के अभाव के कारण राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी का स्थान दिया जाना अभी असंभव नहीं है। अतः जनवरी 1965 तक अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किए जाए। यह इसलिए कहा गया क्योंकि हिंदी अभी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं थी, तो उसकी एक सहायक भाषा जो मूल रूप से भाषा थी वो अंग्रेजी को स्वीकार किया गया कि वो अंग्रेजी 1965 तक देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा के आधार पे हिंदी अथवा अंग्रेजी में उपयोग की जाएगी, ठीक है। 1950 के बाद यह प्रावधान भी था कि हर 15 वर्ष में इसको एक आयोग गठित करके इसको हटा दिया जाएगा अंग्रेजी को, परंतु ऐसा नहीं किया गया। सरकार ने राजभाषा आयोग के परामर्श को स्वीकार करते हुए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों को राजभाषाओं के रूप में प्रयोग किए जाने का निश्चय किया। स्वीकार किया कि 1965 तक अंग्रेजी भारत संघ की सह राजभाषा रहेगी। यहाँ पर
हमें ध्यान देना चाहिए कि अंग्रेजी भारत की सह राजभाषा तथा अंग्रेजी का राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाएगा। सह राजभाषा मतलब संपर्क भाषा कह सकते हैं, सहायक भाषा कह सकते हैं। 60 के दशक में दक्षिण विशेषतः तमिलनाडु में उस समय मद्रास प्रांत था। उत्तर विरोधी व भाषा संबंधी उग्र आंदोलन उभरती हुई नई परिस्थितियों के संदर्भ में भाषा संबंधी प्रश्न पर विचार करने के लिए बाध्य किया। इसमें यह हुआ कि मद्रास के क्षेत्र में जो अहिंदी भाषी क्षेत्र थे, उन्होंने अपनी प्रांतीय भाषा को विशेषता दी, जिसकी वजह से एक भाषा संबंधी आंदोलन हुआ और इसी के आधार पे, भाषा के ही आधार पे हमारे भारत राज्य में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है। तमिलनाडु की प्रभावी राजनीतिक पार्टी थी DMK, ठीक है, जिन्होंने हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का विरोध किया था। DMK के साथ उत्तर पूर्व में कुछ समुदाय भी जुड़ गए थे। 1967 में राजभाषा संशोधन विधेयक में यह प्रावधान किया गया था कि अंग्रेजी उस समय तक के लिए केंद्र की सह राजभाषा बनी रहेगी जब तक भारत केंद्र सब राज्यों की विधानमंडल और संसदों के दोनों सदनों हिंदी को राजभाषा का रूप प्रदान करने का निर्णय न ले। मतलब ये कहा गया कि जब तक अंग्रेजी उपयोग में रहेगा तब तक पूरे संपूर्ण भारत में दोनों मंडल, राज्यसभा और लोकसभा और सभी कार्यालय में सभी कार्य हिंदी में न होने लगे, तब तक अंग्रेजी हिंदी की सहायक राजभाषा रहेगी। स्वतंत्रता के बाद अकादमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुभाषी स्वरूप को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से अधिक भाषाओं के अध्यापन को स्वीकार किया गया, ठीक है। नई स्वतंत्रता के बाद शिक्षा में जो क्रांति आई, उसके बाद ये हुआ कि क्यों न राजभाषा के साथ साथ किसी अन्य भाषा का भी अध्ययन किया जाए। तो यहाँ पर वही तथ्य लिखा गया है या कहा गया है कि इस दृष्टि से समय समय पर गठित विभिन्न आयोगों और समितियों ने अपनी अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की। उस समय ताराचंद समिति 1948 में इस समिति का सुझाव था कि उच्च प्राथमिक स्तर के पश्चात मातृभाषा के अतिरिक्त संघीय भाषा को अनिवार्य बना दिया जाए, अर्थात माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाओं का अध्यापन किया जाए। मातृभाषा अंग्रेजी या हिंदी। मातृभाषा अंग्रेजी या हिंदी। राधा कृष्णन आयोग 1948। इस आयोग का सुझाव था कि उच्च माध्यमिक स्तर एवं विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों को हिंदी भाषा का ज्ञान कराया जाए और क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा, हिंदी भाषा या मातृभाषा अंग्रेजी, तीसरा अंग्रेजी था। 3 भाषाओं का ज्ञान कराया जाए, जिसमें क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा कह सकते हैं, हिंदी भाषा या मातृभाषा कह सकते हैं और अंग्रेजी कह सकते हैं। मुदालियर आयोग ने 1952 में स्वीकार किया था। इसने सुझाव दिया था कि माध्यमिक स्तर तक के छात्रों को इन भाषाओं में से 2 भाषा पढ़ाई जाए, एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा और एक शास्त्रीय भाषा का निश्चित पाठ्यक्रम। इसमें से चुनी गई एक अन्य भाषा का हिंदी उनके लिए जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, जो अहिंदी भाषी क्षेत्र के लिए उनको हिंदी पढ़ाया जाए। प्रारंभिक अंग्रेजी उनके लिए जिन्होंने मिडिल स्तर पर इसका अध्ययन नहीं किया है, वह बच्चे या वह क्षेत्र जहाँ पे अंग्रेजी नहीं पढ़ाया जाता है। अवगा में उच्च अंग्रेजी उनके लिए जिन्होंने अंग्रेजी का अध्ययन किया है, ठीक है। हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा, हिंदी के अतिरिक्त एक अन्य भारतीय भाषा, अंग्रेजी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक विदेशी भाषा और एक शास्त्रीय भाषा है। मुदालियर आयोग की यह सुझाव था। भावात्मक एकता समिति जो इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी थी, इस समिति ने त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया था। उसके बाद कोठारी आयोग 1964 में, इस आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का इस प्रकार सुझाव दिया या प्रतिपादित किया कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, केंद्र की राजभाषा या सहभाषा जो भारतीय अनुसूची में होनी चाहिए, और एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा जो न 1 के अंतर्गत न चुनी गई हो और न 2 के, दूसरा जो शिक्षा का माध्यम न हो। मतलब मुदालियर आयोग ने आधुनिक भारतीय भाषा विदेशी भाषा को कहा, जो जैसे कॉलम 1 में भारतीय भाषा न चुनी गई हो, केंद्र राजभाषा दूसरे से न चुनी गई हो, एक अलग तरह की भाषा को स्वीकार किया था कोठारी कमीशन ने 1964 में। देश की आवश्यकताओं के संदर्भ में केंद्रीय सरकार सलाहकार बोर्ड ने 1956 में त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया था। 1956 में बोर्ड ने सरकार ने अनुमोदनार्थ में 2 सूत्र प्रस्तुत किए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा।
मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम। क्षेत्रीय भाषा और एक शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम। हिंदी या अंग्रेजी एक आधुनिक भारतीय भाषा या एक आधुनिक यूरोपीय भाषा जो 1 और 2 में न ली गई हो। इनका भी मतलब ये केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के आधार पे यह देखा जा रहा है कि या तो मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम हो, जैसे हमारे यहाँ तमिल है, हिंदी है, उसका एक मिश्रित स्वरूप हो, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रीय भाषा और एक शास्त्रीय भाषा ये हो। हिंदी या अंग्रेजी एक आधुनिक भारतीय भाषा या एक आधुनिक यूरोपीय भाषा जो कॉलम 1 और 2 से न ली गई हो। पहले सूत्र के समान अंग्रेजी या एक आधुनिक यूरोपीय भाषा हिंदी और हिंदी क्षेत्रों के लिए या कोई अन्य आधुनिक भारतीय हिंदी क्षेत्र के लिए। ये केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने 1956 में पहले सूत्र के समान ही अंग्रेजी या आधुनिक यूरोपीय भाषा को चुना था, ठीक है। आधुनिक यूरोपीय भाषा मतलब रशियन, स्पेनिश, फ्रेंच और चाइनीज़, जापानीज़, यही सब अन्य भाषाएं थी, ठीक है। हिंदी और हिंदी क्षेत्र के लिए कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा जो भाषा हिंदी क्षेत्र के लिए थी, ठीक है। पूर्ण रूप से ये था कि जो अहिंदी भाषी क्षेत्र थे उनके लिए हिंदी, जो हिंदी भाषी क्षेत्र थे उनके लिए अहिंदी भाषी क्षेत्र की एक प्रांतीय या क्षेत्रीय भाषा को स्वीकार किया गया था। त्रिभाषा सूत्र का सरलीकरण 1961 में। उपयुक्त दोनों सूत्रों का विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने 1961 में मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया। इसमें विचार विमर्श पश्चात यह निश्चय किया कि माध्यमिक स्तर पर किसी आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन संभव नहीं है। त्रिभाषा सूत्र का यह सरलीकृत रूप तैयार किया गया है। क्षेत्रीय भाषा, यदि क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा से भिन्न है तो क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा दोनों हिंदी या हिंदी क्षेत्र के स्थान पर कोई अन्य भाषा, अंग्रेजी या कोई अन्य आधुनिक यूरोपीय भाषा। इस सरलीकृत रूप को व्यवहार स्तर पर लगभग पूरे भारत में अव्यावहारिक कहा गया। अतः सूत्र के 2 संशोधन किए गए। त्रिभाषा सूत्र में संशोधन 1962 तथा 1964। भावात्मक एकता समिति तथा कोठारी आयोग ने रचनात्मक कदम उठाते हुए संशोधन के रूप को प्रस्तुत किया। भावात्मक एकता समिति द्वारा सुझाया गया संशोधित रूप इस प्रकार था। हिंदी क्षेत्र के लिए निम्न प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5, ठीक। केवल अनिवार्य भाषा मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा हो जो शिक्षा का माध्यम हो या किसी भारतीय भाषा या अंग्रेजी की स्वेच्छा से दी जा सकती है। ख उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। नंबर 1 से भिन्न आधुनिक भारतीय भाषा या एक शास्त्रीय भाषा अंग्रेजी, मतलब कॉलम 1 से न ली गई हो। वही अहिंदी क्षेत्रीय के लिए हिंदी और हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए अहिंदी भाषी क्षेत्र की प्रांतीय भाषा। निम्न माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 10 मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी, ठीक। 3 नंबर या 1 नंबर से भिन्न आधुनिक भारतीय भाषा या शास्त्रीय भाषा या एक आधुनिक विदेशी भाषा। अहिंदी क्षेत्रों के लिए निम्न प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 केवल एक अनिवार्य भाषा मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा जो शिक्षा का माध्यम, जो एक स्पष्ट भाषा हो, किसी भारतीय भाषा या अंग्रेजी भाषा की शिक्षा से दी जा सकती है, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या मातृभाषा और शास्त्रीय भाषा मिश्रित पाठ्यक्रम या क्षेत्रीय भाषा और शास्त्रीय भाषा का मिश्रित पाठ्यक्रम हिंदी अंग्रेजी, मूल रूप से हिंदी और अंग्रेजी। निम्न माध्यमिक स्तर पे कक्षा 9 से 10 मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी या हिंदी। 3 नंबर 1 नंबर से भिन्न आधुनिक भारतीय भाषा या एक शास्त्रीय भाषा या एक आधुनिक विदेशी भाषा, ठीक है। उच्च माध्यमिक स्तर पे कक्षा 11 से 12 इसमें 2 भाषाएं शामिल होती हैं। हिंदी एक आधुनिक भारतीय भाषा जो शिक्षा का माध्यम न हो, अंग्रेजी। इसमें यह है कि हिंदी हो और जैसे एक जो शिक्षा का माध्यम न हो, जैसे भोजपुरी हो गया और डोंगरी हो गया, मैथिली हो गया, आपका अवधी, ब्रज, ये सभी भाषाएं
जो मूल रूप से हैं। सूत्र के क्रियान्वयन की कठिनाइयों का विस्तृत अध्ययन, सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए इसके आधारभूत सिद्धांतों और उसकी व्यवहार का आधार बनाते हुए कोठारी आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का संशोधन सूत्र इस रूप में प्रस्तुत किया था। अब कोठारी आयोग का हम लोग देखेंगे। मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा पहला, दूसरा केंद्र की राजभाषा या सभाषा, एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा जो नंबर 1 और 2 के अंतर्गत छात्र द्वारा न चुनी गई हो, जो शिक्षा का माध्यम न हो। कोठारी आयोग ने भाषाओं के अध्ययन के संबंध में ये सुझाव दिए थे कि निम्न प्राथमिक स्तर कक्षा एक भाषा मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा। ख उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 5 से 7 2 भाषाएं मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी या हिंदी, किसी तीसरी भाषा अंग्रेजी हिंदी क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन वैकल्पिक आधार पर उक्त भाषाओं के अतिरिक्त किया जा सकता है। चौथा ग निम्न माध्यमिक स्तर कक्षा 8 से 10 3 भाषाएं अहिंदी क्षेत्रों में समान रूप से ये भाषाएं होनी चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, उच्च या निम्न स्तर की हिंदी, उच्च या निम्न स्तर की अंग्रेजी। हिंदी भाषी क्षेत्र में समानतः ये भाषाएं होनी चाहिए, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा अंग्रेजी या हिंदी। यदि अंग्रेजी मातृभाषा के रूप में ले गई है तो हिंदी के अतिरिक्त अन्य आधुनिक भारतीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषा का अध्ययन वैकल्पिक तो उक्त भाषा के अतिरिक्त किया जा सकता है। त्रिभाषा सूत्र का अंतिम रूप 1968 भारत सरकार ने शिक्षा की राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत इस सूत्र के सभी रूपों का अध्ययन करने के पश्चात 1968 में यह अंतिम रूप प्रदान किया, जिसके अनुसार माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य है, जिसमें हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और आधुनिक भाषा। इसमें दक्षिण की कोई भाषा नहीं होनी चाहिए। अहिंदी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा, यह 3 भाषाएं 1968 में स्वीकार की गई। ध्यान देने योग्य यह है कि त्रिभाषा सूत्र का संबंध जो होता है माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक शिक्षा से है, उच्च शिक्षा से नहीं। ठीक है, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा से है और माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से नहीं है। त्रिभाषा सूत्र राष्ट्रीय एकता की दृष्टि दूरगामी प्राणायाम देने वाला है। यह सूत्र सांस्कृतिक और क्षेत्रीय अलगाववाद को दूर करने में सहायक है। इस प्रकार बहुत सीमा तक त्रिभाषा सूत्र देश की कई अन्य भाषाओं के साहित्य, परंपरा, जीवन शैली, सांस्कृतिक मूल्य आदि को समझने में सहायक और यह समझ परायपन को दूर कर निकटता निर्मित करेगी। त्रिभाषा सूत्र की धारणा को दूर करेगा कि हिंदी अन्य भाषाओं पर छा रही है, अन्य भाषाओं पर वह अपना प्रभुत्व स्थापित कर रही है। इस त्रिभाषा सूत्र राष्ट्रीय एकता और भावात्मक निकटता लाने में सहायक है। यह आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्रता के बाद गठित समितियों तथा शिक्षा से जुड़े विभिन्न आयोगों ने द्विभाषा तथा बाद में त्रिभाषा का व्यापक रूप से समर्थन ही नहीं किया, अपितु उसको व्यवहार रूप से प्रदान करने की अनुशंसाएं और योजनाएं भी प्रस्तुत की। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के अनुसार, जिसकी स्थापना प्रधानमंत्री ने की, अपनी अनुशंसाओं में त्रिभाषा सूत्र की पूर्णतः उपेक्षा की। इतना ही नहीं, ज्ञान आयोग ने अपनी अनुशंसाओं में अंग्रेजी को नए सिरे से प्रतिष्ठित करने का भी प्रयास किया। आयोग की अनुशंसाएं है कि अंग्रेजी को पहली कक्षा से ही पढ़ाया जाए। ठीक है, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 2009 में पारित होता है। 2009 ने भी त्रिभाषा सूत्र के संबंध में यह स्पष्ट राय नहीं दी है। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिशों के पूर्व प्रायः द्विभाषी थे। उनमें रहने वाले नागरिक स्वाभाविक रूप से 2 भाषाओं के जानकार रहते थे, पर जब से भाषा आधारित राज्य की रचना हुई, भाषा आधारित राज्य वही आंध्र प्रदेश को हम कह सकते हैं, तब से कट्टरता, भाषाई कट्टरता और एक भाषा को जानने की प्रवृत्ति बढ़ी। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता जो है, डॉक्टर गोविंद प्रसाद शर्मा तमिलनाडु के प्रभावी राजनीतिक पार्टी डीएमके ने हिंदी को राजभाषा बनाए जाने का विरोध किया था। डीएमके के साथ साथ उत्तर पूर्व के कुछ समुदाय जुड़ गए थे। परिणाम 1967 के संशोधन में विधेयक में यह प्रावधान किया गया कि अंग्रेजी उस समय के लिए संघ और सह राजभाषा बनी रहेगी, जब तक कि भारत संघ के राज्यों की विधानमंडलों और संसदों के दोनों सदनों द्वारा हिंदी को
राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय सर्वसम्मति से न लिया जाए। ठीक है, मूल रूप से त्रिभाषा सूत्र का जो स्वरूप है वह प्रादेशिक है, प्रादेशिक या क्षेत्रीय, मातृभाषा हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, और त्रिभाषा सूत्र को संविधान की धारा 343 से 351 तक में शामिल हुई सभी भाषाओं के आधार पे ही लिया गया है, और सारे जितने सुझाव हैं वह हिंदी की व्यापकता को स्वीकार करते हुए यह देखा गया कि अगर हिंदी राजभाषा या राष्ट्रभाषा बनती है तो उससे आने वाली समस्याएं जो अहिंदी भाषी क्षेत्र की प्रांतीय भाषा को प्रभावित न करे। ठीक है, अहिंदी भाषी क्षेत्र की भाषा को प्रभावित न करे और अहिंदी भाषी क्षेत्र जो है वो हिंदी भाषा को प्रभावित न करे। ठीक है, अंग्रेजी सबकी सहायक भाषा बनी रहेगी। अगर अहिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हिंदी नहीं सीखना चाहते तो हिंदी अंग्रेजी को के आधार पर कार्य करेंगे, अंग्रेजी के साथ भाषा को लेकर साथ कार्य करेंगे, और हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग क्या करेंगे कि वो उस राज्य के या संघ के प्रांतीय भाषा को स्वीकार न करके अंग्रेजी भाषा को लेकर साथ कार्य करेंगे। तो इस वीडियो में हमने त्रिभाषा सूत्र को जाना और समझा। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।